नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। सभी विपक्षी दलों के 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर साइन किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक की तरफ से यह नोटिस दिया गया। राज्यसभा के सदस्य अगर लिखकर दे दें कि सभापति के प्रति विश्वास नहीं रहा, उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए, यह सामान्य घटना नहीं है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो। अप्रैल 2018 में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जब भी किसी सभापति या उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब वे आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। सभापति सदन में मौजूद तो रहेंगे, लेकिन अपनी उस सीट पर नहीं होंगे जिस पर बैठकर सदन चलाते हैं। नियमों के मुताबिक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का हक तो है, लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत का 50% वोट से ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकेगा। अगर पास हो गया तो उसके बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, वहां भी बहस होगी और उस पर मतदान होगा। सदन में मौजूद 50% से अधिक मत मिल गए तभी सभापति हटाए जा सकते हैं। इस तरह से राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव जटिल बनाया गया है और इसी वजह से यह नोटिस एक बड़ी घटना है। 20 दिसंबर को संसद का मौजूदा सत्र समाप्त हो रहा है। अनुच्छेद 67B के हिसाब से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए 14 दिन का समय देना पड़ता है। तब तो इस सत्र में चर्चा मुमकिन नहीं लगती है, लेकिन सदन के बाहर इसी बहाने चर्चा तो हो जाएगी कि विपक्ष के आरोप कितने जायज हैं, सभापति का पक्ष कितना मजबूत है। लोगों के बीच बात होगी कि विपक्ष जब भी नियम 267 के तहत किसी अर्जेंट मुद्दे पर सारा काम रोककर चर्चा की मांग करता है, तब उसकी मांग क्यों नहीं मानी जाती है। अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी जोशी को दिया गया। इस नोटिस में विपक्ष की तरफ से लिखा गया है कि बतौर सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन किया है। यह रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक की है। विपक्ष के सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया है और सरकार के फैसलों के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया है। तो आपने सुना आरोप क्या क्या है। एक आरोप है सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया जाना। दूसरा आरोप है सांसदों के भाषण को रोकना टोकना। तीसरा आरोप है उन्हें चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल करना। इस आधार पर विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second. Honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know
an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, shit given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. मॉनसून सत्र में इस प्रसंग की काफी चर्चा हुई थी जब सांसद जया बच्चन और सभापति धनखड़ के बीच टकराव हो गया। इस घटना के विरोध में विपक्ष के सांसद सदन से बाहर चले गए। आखिर विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए मांग क्यों की, नोटिस क्यों दिया, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा लोकसभा और राज्यसभा में जब भी कार्यवाही चल रही होती है तब सांसद स्पीकर की तटस्थता को लेकर अक्सर शिकायत करते रहते हैं। दोनों के बीच नोकझोंक भी होती है, टकराव भी हो जाता है, लेकिन कभी भी सांसद स्पीकर या सभापति को हटाने की मांग नहीं करते। इसी मानसून सत्र में जब लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सदन की बैठक शुरू हुई तब कई बार विपक्ष ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की शिकायत की। उनके सामने ही उन्हें तटस्थ रहने के लिए उपदेश भी दिया, शिकायत भी की, लेकिन तब भी स्पीकर ने दिल से नहीं लगाया और उनकी बातों को रिकॉर्ड से नहीं हटाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने स्पीकर की जिम्मेदारियों का अपनी बहस के दौरान कई बार एहसास कराया और यह सब रिकॉर्ड पर है। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. जिस पद पर आप बैठे हैं इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की तुलना आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सदनों के नियम अलग होते हैं, स्थितियां अलग होती हैं, लेकिन इससे आपको एक अंदाजा मिलता है कि कार्यवाही के दौरान सदन के सदस्यों की स्पीकर से नोकझोंक चलती रहती है। राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ कि बात सभापति के हटाने पर आ गई? इसे समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में छपा डेरेक ओब्रायन का लेख आप पढ़ सकते हैं। डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं और विपक्ष के खेमे से आते हैं। जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने। डेरेक ओब्रायन यह लेख दिसंबर 2022 में लिखते हैं। इस लेख में डेरेक ओब्रायन बताते हैं कि नोटबंदी के समय यानी मोदी सरकार के समय
नियम 267 के तहत चर्चा हुई थी, तब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के सभापति। डेरेक ओब्रायन ने इस लेख में याद दिलाने का प्रयास किया है कि उसके बाद से कभी भी नियम 267 के तहत विपक्ष की मांग पर चर्चा नहीं कराई गई। इसी लेख में डेरेक ओब्रायन ने बताया है कि जब शंकर दयाल शर्मा राज्यसभा के सभापति थे तब उन्होंने 2 साल में 4 बार इस नियम के तहत चर्चा कराई। भैरव सिंह शेखावत जब राज्यसभा के सभापति थे तब उन्होंने एक ही साल में यानी 2004 में 3 बार नियम 267 के तहत चर्चा कराई। हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति बने तब उन्होंने 2013 से 2016 के बीच नियम 267 के तहत 4 बार चर्चा कराई। जब पहले नियम 267 के तहत विपक्ष की मांग पर चर्चाएं होती रही हैं तो अब क्यों बंद सी हो गई हैं? क्यों नहीं हो सकती है? एक बार तो हो सकती है। क्या एक भी विषय चर्चा के लायक नहीं है जो विपक्ष नियम 267 के तहत मांग करता है? अदानी मामले में हर दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। इससे बेहतर तो यही होता कि एक दिन चर्चा हो ही जाती उसी नियम के तहत जिसके तहत विपक्ष मांग कर रहा है। एक दिन में क्या जाता है? सदन चले सरकार का काम है, लेकिन लगता नहीं चलाने को लेकर सरकार विपक्ष से संवाद कर रही है, मोल भाव कर रही है। क्या अदानी के लिए सदन की कार्यवाही ठप कर दी जाएगी? कई सत्र समाप्त कर दिए जाएंगे, इसी तरह पानी में बहा दिया जाएगा? राज्यसभा में विपक्ष ने कई बार शिकायत की कि उनकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अदानी का नाम लिया तो अदानी का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इस पर काफी चर्चा हुई कि क्या अब अदानी का नाम लेने पर रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? 2014 में मोदी की लोकप्रियता इतनी चरम पर थी कि उनकी रैलियों में आने वाले समर्थक खुद ही मोदी का मास्क पहनकर आने लगे। धीरे धीरे यह मुखौटा गायब होने लगा और अब विपक्ष के नेता मोदी और अदानी का मास्क पहनकर संसद परिसर में आने लगे हैं। हर दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता अदानी को लेकर तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी टी शर्ट पहन लेते हैं जिसके पीछे अदानी और मोदी एक हैं तो सेफ है लिखा होता है। 10 दिसंबर को राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता काले रंग का झोला लेकर आ गए जिस पर मोदी अदानी का कार्टून बना है, लिखा है मोदी अदानी भाई भाई। मगर इस मुद्दे पर कोई बहस भीतर नहीं होती। कितना कुछ हो गया, लेकिन क्या इस मुद्दे पर सरकार सदन के भीतर एक दिन बहस नहीं करा सकती थी? सदन चलाना तो उसी का काम है। अगर अदानी के मामले पर चर्चा हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा इस देश का और सदन के दोनों सदनों का? इस सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत 11 बार नोटिस दिए हैं, लेकिन एक बार भी उनके नोटिस पर चर्चा स्वीकार नहीं की गई। राजद सांसद मनोज झा ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 14 बार नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया, लेकिन कभी स्वीकार नहीं हुआ। इस बार ऐसा क्या हुआ? विपक्ष का कहना है कि उसकी बात कभी भी स्वीकार नहीं की जा रही है। वो नियम 267 के तहत जब भी चर्चा की मांग करता है किसी ना किसी आधार पर सभापति खारिज कर देते हैं, क्योंकि निर्णय सभापति का ही अंतिम माना जाता है। यही नहीं, विपक्ष की यह भी शिकायत है कि उनकी बातों को रिकॉर्ड से काफी बड़ी संख्या में हटाया जाने लगा है। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कहते हैं नियम 267 के तहत 42 नोटिस मिले हैं। 25 साल में कभी इतने नोटिस नहीं आए। भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही। रोज आजकल बीजेपी वाले हंगामा करते हैं। वजह क्या है? अडानी का मुद्दा ना उठ पाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा ना उठ पाए, किसानों का मुद्दा ना उठ पाए, मणिपुर का मुद्दा ना उठ पाए।
इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद हंगामा कर रही है और सदन को स्थगित करवा रही है। मैंने खुद ने 11 बार 267 का नोटिस दिया और उसमें गौतम अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा दिया, उसमें किसानों का मुद्दा दिया, दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा दिया। आप कोई चर्चा नहीं कराते सदन में। अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां जाएंगे हम लोग, कहां अपनी बात रखेंगे? लोगों ने किस अपेक्षा के साथ हमें संसद के अंदर भेजा है? क्या चुपचाप खामोश बैठने के लिए? सारी जुल्म और जाति को बर्दाश्त करने के लिए? 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, हम उसकी आवाज नहीं उठा सकते सदन में? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि देश के संविधान में, लोकतंत्र में और इस देश की एकता में भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं और अपने चंद दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अगर इस बात से आपत्ति है तो क्या यह सवाल जायज नहीं कि सदन में उनके कार्यकाल में इस नियम के तहत एक बार भी चर्चा क्यों नहीं हुई? 42 नोटिस आए हैं और अगर एक बार भी चर्चा नहीं होती तब सवाल इस पर भी होगा कि चर्चा क्यों नहीं हो रही। दिल्ली कोचिंग कांड पर जब बीजेपी ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया तब तो उसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन जब विपक्ष अपने किसी मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस देता है उसे स्वीकार नहीं किया जाता। सभापति का यही पक्ष छपा है कि वे मेरिट पर ही स्वीकार करते हैं और मेरिट के आधार पर ही अस्वीकार करते हैं। हर मुद्दे और हर नोटिस के स्वीकार किए जाने और अस्वीकार किए जाने को एक साथ आप नहीं देख सकते, लेकिन जब विपक्ष की तरफ से नोटिस के बाद नोटिस को अस्वीकार किया जाएगा तब एक सवाल तो उठेगा ही कि आखिर विपक्ष का ही नोटिस क्यों बार बार रिजेक्ट हो रहा है और हर बार रिजेक्ट हो रहा है। इसी मानसून सत्र में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों से मालिक और स्टाफ का नाम लिखने का आदेश आया। तब विपक्ष ने नियम 267 के तहत इस पर चर्चा की मांग की और वो चर्चा कांवड़ यात्रा के दौरान ही की जा सकती थी, मगर अस्वीकार हो गया। सभापति धनखड़ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नोटिस ना तो 267 के नियमों के अनुरूप है और ना ही चेयर के आदेश के। इसी तरह 2023 के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा चाहता था और प्रधानमंत्री का जवाब भी, लेकिन उसे भी स्वीकार नहीं किया गया। इसी मांग पर जब सभापति धनखड़ और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस होने लग गई तब सभापति ने उनके निलंबन की मांग कर दी और सदन के नेता पीयूष गोयल ने उनके निलंबन का प्रस्ताव भी पेश कर दिया। प्रस्ताव पर मतदान नहीं हुआ, लिहाजा डेरेक ओब्रायन निलंबित नहीं हुए। 2023 के शीतकालीन सत्र में सभापति जगदीप धनखड़ ने चीन के साथ चल रहे बॉर्डर के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर भी नियम 267 के नोटिस को स्वीकार नहीं किया। सभापति का निर्णय अंतिम माना जाता है। टेलीग्राफ की यह खबर है 2017 की। तब अरुण जेटली राज्यसभा में नेता सदन थे। उनकी राय ही सरकार की राय है। उन्होंने कहा कि चर्चा में आने के लिए, टीवी की चर्चा में आने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। सदन के आसन को इस बारे में कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए। यह बयान है विपक्ष के उस नेता का जिनका जीवन ज्यादातर विपक्ष में बीता और बीजेपी ने भी अपने लंबे समय की भूमिका के दौरान, विपक्ष की भूमिका के दौरान नियम 267 के तहत नोटिस दिए ही होंगे। और अब बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि चर्चा में आने के लिए नियम 267 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि किसी भी मुद्दे पर इस नियम के तहत जब भी मांग हो स्वीकार ना हो। सभापति जगदीप धनखड़ को 42 नोटिस मिले, क्या उनमें से कोई भी मुद्दा चर्चा के लायक नहीं था? इसी पर चर्चा हो जाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में आरोप और भी लगाए गए हैं। एक आरोप है कि सभापति विपक्ष के सदस्यों के साथ काफी टोका टोकी करते हैं और रिकॉर्ड पर आने नहीं देते। 9 दिसंबर को जब मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री
जेपी नड्डा सोनिया गांधी पर निजी आरोप लगा रहे थे, तब विपक्ष ने हंगामा कर दिया। उस समय सभापति ने कहा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। रिकॉर्ड पर क्या जाएगा यह उन्हीं का निर्णय होता है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहा है। वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, हमारे चेयरमैन साहब हैं जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो कोई बोल रहा हो तो उसको रोकते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं, कहते रहते हैं कि इसको आप ऑथेंटिकेट करो, उसको ऑथेंटिकेट करो। माइक बंद हो जाता, जब कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड तो माइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। विपक्ष को दिखाया नहीं जाता टीवी पे, विपक्ष क्या कर रहा है दिखाया नहीं जाता। 2-2 घंटे के भाषण होते हैं और वो भी विवादित। दिसंबर 2023 में राज्यसभा से विपक्ष के 40 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। उस समय तो राज्यसभा और लोकसभा से 140 से अधिक सांसद निलंबित किए गए। क्या यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल था? क्या इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन किया जाना सरकार को चिंतित नहीं करता है कि इस तरह से अगर विपक्ष के सांसद निलंबित किए जाएंगे तब जनता के बीच सदन को लेकर क्या छवि बनेगी, सरकार की क्या छवि बनेगी? उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। आप उस समय की खबरों को निकाल कर देखिए। उनके कार्यकाल के दौरान आए दिन ममता बनर्जी की सरकार और जगदीप धनखड़ के कार्यालय के बीच तनाव की खबरें आती रहती थीं। 2021 में ममता बनर्जी ने उन्हें पद से हटाने को लेकर 3 पत्र लिखे। ममता बनर्जी ने धनखड़ पर आरोप लगाया कि वे विधानसभा द्वारा पारित बिलों को मंजूरी नहीं देते, बार बार मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को राजभवन बुलाते हैं और फाइल क्लियर नहीं करते। दोनों तरफ से अक्सर ट्विटर पर एक दूसरे के बीच एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणियां आने लगी थीं और आखिर में ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। ममता बनर्जी इस बात पर भी नाराज हो गईं कि धनखड़ ने उन्हें राजभवन आकर निजी रूप से अपडेट देने के लिए कहा था। कांग्रेस महासचिव राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश का कहना है कि माननीय सभापति सदन चलाने में पक्षपात करते हैं। इसके कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इंडिया की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। दोनों ही सदनों में विपक्ष का आरोप है कि कई कानून विपक्ष को सुने बिना, मौका दिए बिना पास कर दिए गए और रिकॉर्ड भी है, ऐसी तमाम खबरें छपी हैं कि कई कानून बिना चर्चा के या बेहद कम से कम चर्चा के पास कर दिए गए। जरूरी है कि सदन कैसे चलता है, लोकसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चलती है, आप दर्शक इन बातों पर भी ध्यान दें, वरना एक दिन आपका भी चलना फिरना बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।